हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये हमारा पहला लेक्चर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स है क्या, और इस चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों है। तो रे ऑप्टिक्स जो हम पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स को हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल सकते हैं। वैसे हमें ये पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट हो सकता है वो अपने पाथ से डेविएट भी करे, लाइट अपने पाथ से डेविएट भी करे अगर उसे या तो मीडियम चेंज होता है या उसके सामने कोई एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो लाइट अपने पाथ से डेविएट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए लाइट का डायरेक्शन क्या है, हम रे ऑफ लाइट को पहले समझते हैं कि रे ऑफ लाइट है क्या। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट है क्या, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी काल्पनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स यूज टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज नोन एज रे ऑफ लाइट। या हम सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि सर ए रे ऑफ लाइट गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट यानी कि ए रे ऑफ लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के डायरेक्शन को बताता है। कोई डाउट? ये हमें लाइट्स के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता। जैसे कि बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स में वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के अंदर। उसके अंदर आपका हो गया जैसे इंटेंसिटी हो गई, कलर ऑफ लाइट हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में रे ऑप्टिक्स में हम नहीं पढ़ते, और ना ही रे ऑप्टिक्स इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। ये सारी की सारी, जैसे हमने एक लाइन खींचा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इस हमने एक सेंसिबल रिप्रेजेंटेशन हमने इसको दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया कि अब और सिंपल अगर हम इसको बोलना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ए रे इज अ सेंसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट इन रे ऑप्टिक्स। सेंसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट को, एक लाइट को हमने एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है। उसका डायरेक्शन है क्या कि चीज़ें आसान हो जाए और हम जो भी हमें पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो या फिर रिफ्रैक्शन हो, मिरर इक्वेशन हो, लेंस इक्वेशन हो, इन सभी चीज़ों में ये क्या करता है, हेल्प करता है हमें। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन को एज्यूम करते हैं कि ये हमें उसका डायरेक्शन बताएगा, लाइट का डायरेक्शन बताएगा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ज्योमेट्री को समझेंगे कि कहीं किसी मीडियम पे या किसी सरफेस से लाइट टकराती है, ए रे ऑफ लाइट अगर टकराती है तो वहाँ से अगर वो डेविएट होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है तो कितना वहाँ वो एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, एक रे किसी दूसरे रे को कट करती है तो वहाँ पे क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि रे ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री ऑफ फॉलिंग लाइट। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ फॉलिंग लाइट। तो फॉलिंग लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया है। ठीक है, उसके साथ एक ये होता है क्या, एरो दिया होता है। ये एरो बताता है कि जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ कहीं पे रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल लैम्प है तो या कहीं पे रखा हुआ है, यहाँ से रे ऑफ लाइट इमिट हो रही है, और डायरेक्शन कौन सा है सर, लेफ्ट टू राइट। अगर इसी को अगर डायरेक्शन को चेंज करना हो हमें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज़ें थी कि रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ते हैं और रे ऑप्टिक्स है क्या। अब जो अगला टॉपिक हमारा है जो इम्पॉर्टेंट है, और हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। हमारा रेफरेंस बुक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, रेफरेंस बुक क्या हमारा, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को हम लोग एकदम सीरियल वाइज कवर करते हुए चलेंगे, और साथ में टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, जो एकदम बेसिक टॉपिक है, क्लास 10th के अंदर भी इन टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन है क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट एनकाउंटर्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है? तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सरफेस जिसको हमने पॉलिश किया हुआ है, यानी कि एनी पॉलिश्ड सरफेस कैन रिफ्लेक्ट लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। एनी पॉलिश्ड सरफेस कैन रिफ्लेक्ट लाइट, एनी पॉलिश्ड सरफेस कैन रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, कोई सी भी सरफेस अगर वो पॉलिश्ड है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के भी लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हम ये देखते हैं, इसके दो लॉज होते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, दैट इज इनकमिंग रे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the reflecting surface are coplanar, or that is lie in the same plane. The second one is the angle of incidence I is equal to angle of reflection. यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, I is equal to R, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल I is equal to एंगल R। दोनों क्या है सर? सेम चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम पूरे ऑप्टिक्स के अंदर, वेव ऑप्टिक्स हो या फिर रे ऑप्टिक्स हो, अगर हम एंगल आई को इस तरीके से अगर सिर्फ आई लिखें तब भी ये सही है, गलत नहीं है। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर हम सपोज़ कि अगर हम भूल जाते हैं, किसी ने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखा, यानी एंगल का सिंबल उसने यूज़ किया, हो सकता है कि हम आई इज इक्वल टू आर लिख के आए, तो कभी भी इस डाउट में ना रहे या फिर इस टेंशन में ना रहे कि हमारा क्वेश्चन या फिर हमारा आंसर गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब ही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो पहला लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, ये जो है इंसिडेंट रे, क्यों? क्योंकि सर ये जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि लाइट यहाँ कहीं से किसी सोर्स से आ रही है। सपोज बल्ब भी है यहाँ पे, अच्छा मीडियम यहाँ पे कोई सा भी एक मीडियम, सपोज हमने माना कि सर एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? एयर। लाइट किसी सोर्स से आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कौन सा होता है सर? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है सर? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। दिस नॉर्मल अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी reflecting surface, a straight line perpendicular to the reflecting surface, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? नॉर्मल। ये जो आउट गोइंग एरो देख रहे हैं आप लोग, बाहर जाती हुई एरो, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद ये जो आउट गोइंग रे आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है और द नॉर्मल ऑल थ्री रेज लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वो होते हैं। द सेकेंड वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा और हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला पार्ट हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा। इसको याद रखना, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
कि जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, है कि नहीं। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर द सरफेस इज फ्लैट और कर्व्ड। ठीक है, सतह जो है जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, सतह जो है या वो एकदम समतल हो या फिर वो कर्व्ड हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो। ठीक है, रफ सरफेस हो, स्मूथ हो, स्पेकुलर हो, डिफ्यूज हो, किसी भी तरीके का सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट। शर्त यही है कि द सरफेस मस्ट बी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो पहला होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या फिर इस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को हम बोल सकते हैं कि सर इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं सर रेगुलर। क्या बोल सकते हैं? रेगुलर। तो तीन नाम है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? वैसे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की दो होते हैं, स्पेकुलर और डिफ्यूज। डिफ्यूज को हम लोग बोल सकते हैं रफ। ये रफ सरफेस के लिए होता है, जहाँ पे सरफेस क्या हो, रफ हो। फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इरेगुलर। क्या बोल सकते हैं सर? इरेगुलर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। ये जो पहला फिगर आप देख रहे हैं, ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है या फिर रेगुलर है, एकदम इवन सरफेस है। ठीक है, इवन सरफेस है। तो यहाँ पे जितनी सारी आप देख रहे होंगे ये इंसिडेंट रे है, ये सारी क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरो आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ एरो है, जिसका मतलब ये जो डार्क कलर वाला जो है ना, ब्लैक, ये क्या है सर? रिफ्लेक्टेड रेज है। तो हम यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जितनी सारी रेज है वो तो एक दूसरे के पैरेलल तो है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद भी सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज भी आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि पैरेलल इंसिडेंट रे हिट द स्मूथ सरफेस एंड पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट रेज लीव द सरफेस। सारी की सारी इनकमिंग रेज और इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द स्मूथ सरफेस when they got reflected, all the reflected rays are parallel to each other। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी बात कि जो हम इसका एग्जाम्पल ये है कि जो भी हम अपना इमेज, जो अपनी तस्वीर या जो हम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं, तो जो इमेज हमें मिरर के अंदर दिखता है, खुद का इमेज, वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की ही वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की ही वजह से। अब हम बात करेंगे सर डिफ्यूज सरफेस की। तो डिफ्यूज सरफेस में यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सर यहाँ पे सरफेस जो है वो पूरा सरफेस क्या है? रफ सरफेस है या इरेगुलर है, इस टाइप का है, इरेगुलर। ठीक है, ये रफ सरफेस है, इरेगुलर है, इसको क्या बोलते हैं सर? डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितनी इनकमिंग रेज है वो सारी तो एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी, लेकिन यहाँ पे जो आउट गोइंग रेज है, और ये कह सकते हैं सर आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। बट या सरफेस स्मूथ हो या फिर सरफेस रफ हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड एट ईच पॉइंट। हर एक जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, चाहे वो स्मूथ का ये वाला पॉइंट हो या फिर डिफ्यूज के लिए ये सब पॉइंट हो जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है।
हर एक पॉइंट के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की ही वजह से हम उन सभी चीज़ों को देख पाते हैं जो कि सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग खुद, वी आर नॉट अ सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो हम लोग एक दूसरे को जो देख पाते हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की ही वजह से देख पाते हैं। फिर या ये कहें कि 90% चीज़ें जो हम देखते हैं अपने आसपास वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की ही वजह से देखते हैं। तो आई बात समझ में। इम्पॉर्टेंट ये है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकमिंग इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। ऑल दी आउटगोइंग रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर टू, वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं। डिफ्यूज में क्या होगा सर? डिफ्यूज में सरफेस कैसा होगा? रफ। तो सारी इनकमिंग इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल विथ ईच अदर। ठीक है, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर बोथ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर बोथ कहने का मतलब क्या कि भाई अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें स्मूथ सरफेस के लिए तो ये एंगल आई ये एंगल आर के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर देखें, ये इनकमिंग रे है, ये आउटगोइंग रे है, यानी कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो हम इस तरीके से नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, तब जाके फिर एंगल आई यहाँ और एंगल आर यहाँ भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल आई और एंगल आर आपस में हमेशा इक्वल होंगे, चाहे सरफेस कैसा भी हो। तो जो सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है वो हो गया, या फर्स्ट लॉ कह लें वो। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेरीफाइड। दूसरा होता है कि इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों लॉज भी क्या है? वेरीफाइड हो गई। किसके लिए सर? स्पेकुलर के लिए भी और डिफ्यूज के लिए भी। तो ये याद रखना हमेशा इस चीज़ को, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर बोथ स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, ऑफ कोर्स। तो आज लेक्चर 1 के लिए इतना ही। आप इन सभी जो भी पढ़ाया गया है इन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिर हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। उस लेक्चर 2 के अंदर हम लोग कवर करेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए।